हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ के बीच में डिफरेंसेस, यानी कि द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती के बीच में अंतर। सबसे पहले आपको डिफरेंसेस पढ़ने के पहले ये मालूम होना चाहिए कि डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ किस प्रकार की होती है। इसीलिए मैंने पहला अंतर ये लिखा है कि लीफ का टाइप क्या है, डाइकोट में कौन सी लीफ होती है और मोनोकोट में कौन सी लीफ होती है। तो डाइकोट के अंदर सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डाइकोट की लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है पृष्ठाधारी पत्ती, यानी कि पत्ती की एक पृष्ठ सतह है और एक अधर सतह है। जब पत्ती की दो सतह होती है, एक पृष्ठ और एक अधर सतह, तो ऐसी पत्ती को हम बोलते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। पृष्ठाधारी पत्ती का मतलब है एक लीफ का डॉर्सल सरफेस है और दूसरा लीफ का वेंट्रल सरफेस है। कहने का मतलब है कि लीफ इस तरीके से है, यहां पर मान लीजिए एक सरफेस डॉर्सल है तो दूसरा सरफेस जो है वो कैसा है, वेंट्रल है। क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस दोनों हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि लीफ के एक हिस्से को तो ज्यादा लाइट मिलती है और दूसरे हिस्से को कम लाइट मिलती है। इसीलिए आप कुछ ही देर के अंदर देखोगे कि दोनों ही एपिडर्मिस, दोनों ही अधिचर्म जो होती है पत्ती की, डाइकोट लीफ की जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म, दोनों ही बिल्कुल भिन्न होती है। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रकाश का पक्षपात होता है। एक सतह को ज्यादा प्रकाश मिलता है तो दूसरी सतह को कम प्रकाश मिलता है। जबकि यहां पर आप एक बीजपत्री पत्ती को देखोगे तो एक बीजपत्री पत्ती समद्विपार्श्विक होती है, आइसोबायलेटरल होती है। आइसोबायलेटरल लीफ का मतलब होता है उसकी ऐसी पत्ती जिसकी दोनों सरफेसेस समान है। आप यदि गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, यदि किसी की भी, यदि जितने भी मोनोकॉट्स हैं उनकी लीफ को देखोगे तो उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है, उसकी पोजीशन ऐसी है। मान लीजिए अब ऊपर से प्रकाश गिर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इस सतह को ज्यादा प्रकाश मिल रहा है और इस सतह को कम प्रकाश मिल रहा है, क्योंकि यहां पर प्रकाश का पक्षपात नहीं है। तो यहां पर दोनों ही अधिचर्म, ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म, बिल्कुल कैसी होगी, समान होगी। इसलिए यहां पर लीफ का टाइप जो है वो कौन सा है, समद्विपार्श्विक है, जबकि यहां पर कैसा है, पृष्ठाधारी पत्ती है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्तियों के अधिचर्म के ऊपर विशेष तौर से क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। और आप जानते हो कि पत्तियों की सतह के ऊपर पाए जाने वाले रंध्रों से क्या होता है, जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, यानी कि वाष्पोसर्जन होता है। तो यहां पर रंध्र कहां पर है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर, पृष्ठधारी पत्ती के अंदर। हमेशा ध्यान रखिए ये एक द्विबीजपत्री पत्ती की, डाइकोट लीफ की विशेषता है कि उसकी निचली अधिचर्म के ऊपर हमेशा रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी ऊपरी सतह से, यानी कि निचली अधिचर्म पर हमेशा ज्यादा रंध्र होते हैं और ऊपरी अधिचर्म के ऊपर या तो रंध्र बहुत कम मात्रा में होते हैं या रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि यहां पर आप देखोगे तो क्योंकि समद्विपार्श्विक पत्ती है, ऊपरी और निचली अधिचर्म समान है, तो यहां पर दोनों ही सतह पर समान संख्या में क्या पाए जाते हैं, रंध्र। जितने रंध्र निचली अधिचर्म के ऊपर होंगे उतने ही रंध्र ऊपरी अधिचर्म के ऊपर भी होंगे। तीसरा आ जाता है पर्ण मध्योतक उत्तक। पर्ण मध्योतक उत्तक क्या है, इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू क्या है, वास्तव में पत्ती के अंदर पाए जाने वाला जो उत्तक है वो पर्ण मध्योतक है। ओके, मीजोफिल टिश्यू कहते हैं इसको। ये एक द्विबीजपत्री पत्ती की विशेषता है कि उसके अंदर पर्ण मध्योतक उत्तक जो है वो दो भागों के अंदर विभक्त है। एक जो होता है खम्भ मृदुतक और दूसरा जो होता है स्पंजी मृदुतक। हमेशा ध्यान रखें, खम्भ मृदुतक ऊपरी अधिचर्म के पास में होता है, स्पंजी मृदुतक निचली अधिचर्म के पास में होता है। यह पहला अंतर है। दूसरा, खम्भ मृदुतक के अंदर कोशिकाएं खंबे के समान होती है, स्पंजी मृदुतक के अंदर कोशिकाएं गोलाकार होती है। तीसरा अंतर, खम्भ मृदुतक के अंदर हमेशा हरित लवक ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, जबकि नीचे वाला जो स्पंजी मृदुतक होता है उसके अंदर हमेशा हरित लवक कम मात्रा के अंदर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक द्विबीजपत्री पत्ती के अंदर पर्ण मध्योतक उत्तक जो है वो दो भागों में विभेदित रहता है। एक का नाम है खम्भ मृदुतक, यानी कि पहली सेट पेरेन्काइमा, और दूसरा कौन सा है, स्पंजी मृदुतक, यानी कि स्पंजी पेरेन्काइमा। लेकिन यदि आप किसी एक बीजपत्री पादप की पत्ती का अध्ययन करेंगे, चाहे वो गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, किसी की भी लीफ लेंगे, तो उसके अंदर पर्ण मध्योतक यानी कि मीजोफिल टिश्यू दो भागों में विभेदित नहीं है।
यानी कि यहां पर खम मृदुतक और स्पंजी मृदुतक जैसा कोई विभेदन नहीं होता है। दूसरी चीज, द्वार कोशिकाओं की यदि हम बात करें, आपने जैसा देखा है कि रंध्र पाए जाते हैं, और आप जानते हो रंध्र यानी कि स्टोमेटा को घेरे हुए क्या पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं की आकृति एक द्विबीजपत्री पत्ती में कैसी होती है, वृक्क के समान होती है या सेम के बीज के समान होती है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर द्वार कोशिकाएं, जो रंध्रों को घेरे हुए द्वार कोशिकाएं, उनकी आकृति किडनी शेप या बीन शेप होती है, जबकि यहां पर एक बीजपत्री पत्तियों के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती है वो शेप में डंबलाकार होती है। डंबलाकार का मतलब होता है डम्बेल शेप, एक्सरसाइज करने के जैसे डंबेल होते हैं वैसे डंबेल शेप की क्या होती है, यहां पर गार्ड सेल्स होती है। तो द्वार कोशिकाएं कैसी हो गई, डंबलाकार। फिर आ जाते हैं हम आवर्त त्वक कोशिका। यहां पर ध्यान दीजिए, आवर्त त्वक कोशिका, आवर्त त्वक कोशिकाओं को हम इंग्लिश के अंदर बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्हें बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं या इन्हें मोटर कोशिकाएं भी कहते हैं। लेकिन याद रहे, ये मोटर कोशिकाएं जो होती है या बुलीफॉर्म कोशिकाएं या आवर्त त्वक कोशिकाएं द्विबीजपत्री पत्तियों के अंदर कभी भी नहीं पाई जाती है। ये तो विशेषता है किसकी, एक बीजपत्री पादपों की। यदि आप एक बीजपत्री पादपों की ऊपरी अधिचर्म को यदि देखेंगे, पत्ती की ऊपरी अधिचर्म को देखेंगे, तो कुछ कोशिकाएं थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, मोटर कोशिकाएं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये जो कोशिकाएं होती है, बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है, इनका कार्य क्या होता है। तो बेसिकली जो बुलीफॉर्म सेल्स होती है वो टर्जिडिटी में परिवर्तन करती है, स्फीत अवस्था में परिवर्तन करती है और पत्तियों के खुलने और बंद होने में सहायता करती है। यानी कि पत्तियों के रोलिंग और अनरोलिंग के अंदर क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं संबंध पुल की व्यवस्था। संबंध पुल की व्यवस्था कैसी है, तो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तो हमेशा ध्यान रखें, द्विबीजपत्री पत्ती का यदि हम अध्ययन करते हैं तो द्विबीजपत्री पत्तियों के अंदर संबंध पुल जो होते हैं वो व्यवस्थित नहीं रहते हैं, वो बेसिकली बिखरे हुए हैं, अनियमित रूप से विन्यासित हैं। जबकि आप एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों के अंदर देखोगे तो पूरा के पूरा जितने भी संबंध पुल होते हैं वो एक कतार के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर एक कतार के अंदर, रॉ के अंदर व्यवस्थित है, यहाँ पर कैसे हैं, अनियमित रूप से विन्यासित है, बिखरे हुए हैं। फिर आ जाते हैं पुल्लाच्छद। ये पुल्लाच्छद क्या होता है, पुल्लाच्छद को हम बोलते हैं बंडल शीट। ये पत्तियों के संबंध पुल की विशेषता है कि उनके चारों तरफ जो पुल्लाच्छद होता है वो कैसा होता है, पुल्लाच्छद जो है वो बंडल शीट, पुलों को घेरे हुए जो शीट होती है उसको पुल्लाच्छद कहते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती दोनों के अंदर ही संबंध पुल के चारों तरफ एक आच्छद पाई जाती है जिसे पुल्लाच्छद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये पुल्लाच्छद किस उत्तक की बनी होती है। तो ध्यान रहे, द्विबीजपत्री पत्ती के अंदर संबंध पुलों के चारों तरफ पाए जाने वाला जो पुल्लाच्छद है वो मृदुतक का बना होता है। एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों के संबंध पुलों के चारों तरफ भी पुल्लाच्छद होती है, लेकिन ये पुल्लाच्छद मृदुतक के अतिरिक्त दृढ़ोत्तक भी यहाँ पर होता है। मतलब मृदुतक तो है ही है, लेकिन पुल्लाच्छद में मृदुतक के अतिरिक्त भी क्या पाया जाता है, दृढ़ोत्तक पाया जाता है। यदि हम जब पुल्लाच्छद की ही बात कर रहे हैं तो एक और अंतर आपको मालूम होना चाहिए कि इस पुल्लाच्छद जो है वो एक्लोरोफिलस है या फिर क्लोरोफिलस है। ओके, तो पुल्लाच्छद जो है वो यहाँ पर यदि हम पुल्लाच्छद के बारे में एक और अंतर पढ़ें तो यहाँ पर क्या अंतर है कि पुल्लाच्छद कैसा होता है, कलरलेस होता है। यानी कि यहाँ पर जो बंडल शीट होती है द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों के अंदर जो पुल्लाच्छद होती है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है। उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं पाए जाते हैं, रंगहीन होती है। जबकि यहाँ पर जो बंडल शीट होती है एक बीजपत्री पादपों के अंदर, जो पुल्लाच्छद एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में जो पुल्लाच्छद होती है वो क्लोरोफिलस होती है। क्लोरोफिलस का मतलब है कि यहाँ पर ये रंगहीन नहीं होती है, कलरलेस नहीं होती है। कैसी होती है, कलर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हरित लवक जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और लास्ट में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के संवहन पुल होते हैं। तो संवहन पुल का प्रकार कि आखिर संवहन पुल कैसे होते हैं, पत्तियों के अंदर संवहन पुल कैसे होते हैं। तो आप एक चीज याद रखें कि पत्तियों के अंदर खुद के संवहन पुल नहीं होते हैं। वास्तव में पत्तियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा तने के ऊपर क्या पाई जाती है, पर्व संधियां पाई जाती है। ये सब क्या है, पर्व संधियां।
और पर्व संधियों से क्या निकलती है, पत्तियां निकलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि तने का ही संवहन तंत्र जो है वो पत्ती में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे संवहन पुल किसमें होते हैं, तनों के अंदर होते हैं, वैसे किसमें होते हैं, पत्तियों के अंदर होते हैं। तो यहां पर संवहन पुल कैसा हो जाएगा, देखो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड, यानी कि कैसा हो जाएगा, संयुक्त। आपने देखा था तनों में ऐसे ही होते हैं, संयुक्त, और कैसे होते हैं, समपार्श्विक, संयुक्त, समपार्श्विक और बंद प्रकार के। तो आप जानते हो कि कॉन्जॉइंट और कोलेटरल, संयुक्त और समपार्श्विक संवहन पुल किसकी विशेषता थी, तनों की। अब मैं ये कह रहा हूं पत्ती के अंदर खुद का संवहन तंत्र नहीं है, तने का संवहन तंत्र ही भीतर प्रवेश कर जाता है पत्ती के अंदर। तो जैसा तने का संवहन तंत्र होगा वैसे क्या होगा पत्ती का। तो संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, और कैसे होते हैं, बंद होते हैं। बंद क्यों होते हैं, क्योंकि इसका कारण ये नहीं समझना है कि द्विबीजपत्री पत्ती है तो यहाँ पर ओपन लिख दो। कभी भी आपने देखा होगा पत्तियों के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, यानी कि ऐधा क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। यहाँ पर देखिए संवहन पुल यहाँ पर भी कैसे हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर भी कॉन्जॉइंट होते हैं और कैसे होते हैं, कोलेटरल होते हैं और क्लोज होते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, द्विबीजपत्री पत्ती हो या एक बीजपत्री पत्ती हो, दोनों के अंदर संवहन पुल कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। यहाँ पर भी कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं और कैसे होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, और साथ ही कैसे होते हैं, बंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐधा क्या होती है, अनुपस्थित। दोनों के अंदर ऐधा क्या है, अनुपस्थित है। और लास्ट में हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे कि संवहन पुल के ऊपर और नीचे पाया जाने वाला उत्तक, संवहन पुल के ऊपर व नीचे पाया जाने वाला उत्तक, यदि आप एक द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती के संवहन पुलों को देखोगे तो दोनों में ही संवहन पुल के ऊपर और नीचे, मान लीजिए कि ये संवहन पुल है, तो संवहन पुल के ऊपर यहाँ पर और संवहन पुल के नीचे दोनों ही स्थानों के ऊपर यहाँ पर एक उत्तक होता है। तो संवहन पुल के ऊपर और नीचे पाए जाने वाला उत्तक यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है, स्थूल कोण उत्तक होता है। स्थूल कोण उत्तक को हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, ये ध्यान रखिएगा, कोलेनकाइमा। और यहाँ पर जो है वो कोलेनकाइमा नहीं होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, दृढ़ोत्तक पाया जाता है। यानी कि संवहन पुल के ऊपर और नीचे जो उत्तक पाया जाता है वो कौन सा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ओके, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो डिफरेंसेस थे किसके बारे में, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ के बारे में। तो अभी तक मैंने वीडियोस के अंदर आपको संवहन पुलों के प्रकारों के बारे में बता दिया है, साथ के साथ डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, इनके बीच में हमने अंतर स्पष्ट करवा दिए। मेरे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए। प्लांट एनाटॉमी के ऊपर खूब सारे नए वीडियोस, मैं आपके लिए फ्री वीडियोस जो है वो लगातार बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जल्दी मिलेंगे।